आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सूरत शहर में अपराध को रोकने के लिए एक्शन मोड में पुलिस 3 घंटे में 361 अपराधों पर कार्रवाई। सूरत में 2 बच्चों की मां को जिम ट्रेनर ने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का प्रलोभन देने की शिकायत दर्ज की गई। गुजराती भवन के प्रमुख ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी घोटाले पर लिखी कविता। जूनागढ़ पुलिस पर पथराव के बाद आरोपी की सरेआम पिटाई के मामले में गुजरात हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। स्टॉक मार्केट में 1500 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा, गुजरात का मास्टरमाइंड दुबई भाग गया। महंगाई की मार से रसोई से गायब हुआ टमाटर, कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। यूपी में एनकाउंटर, मारा गया 1.25 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद गुफरान। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी आज, पहलवानों को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें, अब समाचार विस्तार से। शहर में अपराध को रोकने के लिए पुलिस एक्शन मोड पे है। सूरत शहर में अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जोन 5 पुलिस स्टेशन की सीमा से 150 से अधिक पन्ना, गल्ला, चाय की केतली और संदिग्ध स्थानों पर जहां असामाजिक तत्व बैठते रहते हैं, वहां औपचारिक तलाशी अभियान चलाया गया है। 3 घंटे के अंदर 361 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान 52,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। सूरत शहर में पुलिस द्वारा शांति और सुरक्षित सूरत और सूरत में नशा नहीं अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा शहर में अपराध को रोकने के लिए पुलिस की ओर से उतराण, अमरोली, जहांगीरपुरा, रांधेर, अराजन इलाके में कई पन्ना, गल्ला और चाय की केतली और अन्य असामाजिक तत्वों के यहां रैंडम सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया गया है। जोन 5 के अंतर्गत पाल थाना इस ऑपरेशन को अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने पूरे जोन में ऐसी कितनी जगहों पे प्राइवेट सर्वे किया और ब्यौरा हासिल किया। पुलिस ने सूरत शहर में आपातकालीन तलाशी अभियान चलाया है और 3 घंटे में 361 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस अभियान में एक पीआई सहित अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है और वरिष्ठों की देख रेख में की गई। इस अभियान के दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और दोषपूर्ण नंबर प्लेट वाले वाहनों, काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ 63 मामले और ट्रिपलिंग राइडिंग में 32,300 का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा शराब और नशीली दवाइयों का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ 12 मामले, नशे में वाहन चलाने वाले के खिलाफ 5 मामले, हथियार को लेकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ 22 मामले और यातायात में बाधा डालने और तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ 28 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा ई सिगरेट के 5 मामले, अवैध धूम्रपान क्षेत्र के 3 मामले, अवैध चिल्लम हुक्का के 8 मामले, फायर पेपर सिगरेट पेपर के 9 मामले, इसके अलावा 34 मामले संदिग्ध व्यक्ति और आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो तड़ीपार आदेश के उल्लंघन के मामले में 2 केस दर्ज किया है। वहीं 3 घंटे के अंदर 361 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 52,300 का जुर्माना वसूला गया है। सूरत में 2 बच्चों की मां को जिम ट्रेनर ने प्रेम जाल में फंसाया और पति से तलाक ले लिया। बाद में दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। महिला ने आपसी झगड़े को लेकर प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सूरत शहर के बेगमपुरा इलाके में 2 बच्चों की मां को जिम ट्रेनर ने प्रेम जाल में फंसाया और पति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद यह महिला एक जिम ट्रेनर के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर जिम ट्रेनर को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला ने सलाबतपुरा थाने में जिम ट्रेनर और उसकी पत्नी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है।
बेगमपुरा इलाके में रहने वाली 28 वर्षीय महिला 2 बच्चों की मां है। एक्सट्रीम फिटनेस जिम में उनका परिचय कौशर अली सब्बीर अली कुब्बावाला से हुआ था। एक जिम ट्रेनर कौशर महिला को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस दौरान दोनों के बीच करीबी रिश्ता बन गया। इस बीच कौशर ने अपने कार्यालय और घर दोनों जगह कई लिपस्टिक का आनंद लिया। चूंकि महिला कौशर के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, इसीलिए जनवरी 2022 में अपने पति को तलाक दे दिया और कौशर के घर लिव इन में रह रही थी। दोनों ने रमजान के बाद शादी करने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लड़की और कौशर के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा और कौशर ने पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके चलते महिला स्वेच्छा से अपने माता पिता के घर चली गई। लेकिन जिम ट्रेनर और उनकी पत्नी से वहां जाकर महिला ने जान से मारने की धमकी दी। इसीलिए महिला ने 1 हफ्ते पहले कौशर के खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद भी कौशर धमकी देता रहा। आखिरकार महिला ने कौशर और उसकी पत्नी के खिलाफ दुष्कर्म, प्रकृति विरोध कार्य और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। जिम ट्रेनर होने के अलावा कौशर बेगमपुरा इलाके में केबल नेटवर्क का बिजनेस भी चलाता था। સુરત સિટી સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તારીખ 24 જૂનના રોજ 376(2), 377, 294 ખ અને 114 હેઠળ એક ફરિયાદ રજીસ્ટર કરવામાં આવી છે। આ ફરિયાદમાં જે આરોપી છે કૌશર અલી સબ્બીર અલી કુબ્બાવાલા એ પોતાનું એક્સ્ટ્રીમ ફિટનેસ નામે જીમ ચલાવતા હતા। ફરિયાદી એમના ત્યાં આગળ જીમ માટે જતા હતા અને એમના પર્સનલ ટ્રેનર તરીકે આરોપી કામ કરી રહ્યા હતા, જેના કારણે એમની સાથે સંબંધો વધ્યા અને આ સંબંધોના કારણે થઈ અને એપ્રિલ 22થી લઈને અત્યાર સુધીમાં એમણે અવારનવાર એમની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા। એમને લગ્નની લાલચ આપી। લગ્નની લાલચ આપવાના કારણે જૂન 2022માં જ તે ફરિયાદીએ પોતાના પતિ સાથે છૂટાછેડા લઈ લીધા અને નવેમ્બર 22થી ફરિયાદી જે એક્યુઝ છે કૌશર અલી કુબ્બાવાલા એમના ઘરે જ એમની સાથે જ રહેતા હતા। લગ્નની લાલચ આપ્યા બાદ અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા બાદ પણ જે આરોપી છે એણે ફરિયાદી સાથે લગ્ન ન કર્યા અને બાદમાં એને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવાનો શરૂ કર્યો, જેના કારણે ફરિયાદીએ આ ફરિયાદ રજીસ્ટર કરાવેલી છે। હાલે આરોપીને અરેસ્ટ કરી લેવામાં આવેલા છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે। गुजराती भवन के प्रमुख ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी घोटाले पे कविता लिखी है। चाहे पेपर लीक हो, फर्जी कॉलेज का घोटाला हो या फिर परीक्षार्थियों का खुलेआम नकल कराने का घोटाला हो, कई घोटालों ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की छवि खराब कर रखी है। फिर इंटीमेट कॉम्प्लेक्स के साथ 33 करोड़ के गबन के मामले में डॉक्टर समीर वैद के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। राजकोट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और घोटाले मानो एक दूसरे के पर्याय है और हाल के दिनों में कई विवादों से यह साबित हो रहा है, चाहे पेपर लीक हो या फर्जी कॉलेज घोटाला हो या फिर परीक्षार्थी को खुलेआम नकल कराने का घोटाला हो, कई घोटालों से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो रही है। फिर इंटीमेट कॉम्प्लेक्स के साथ 33 करोड़ के गबन का मामले में डॉक्टर समीर वैद के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। तब किसी और ने नहीं बल्कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के गुजराती भवन के प्रमुख ने बिन किसी सीधे जिक्र के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के विवादों और घोटालों पर व्यंग्यात्मक कविता लिखी है। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की गुजराती भवन के प्रमुख द्वारा लिखित एक कविता, हर दिन घोटाले हो रहे हैं, बोलो भाई भजिया का क्या कीमत होगा। किसी मामले में कोई शामिल होता है तो किसी को निलंबित कर दिया जाता है। इतने कांड हुए कि अंत नहीं। राज्यसभा सदस्य हुए नाराज, दर्द कराई शिकायत। भेदभाव से उत्पन्न जातिवाद, समीर का मतलब हवा है और वह विदेश उड़ गया। कोई बचा नहीं कि सब पर है, सिर्फ नाम न काम नहीं, बहुत नुकसान किया है। जिस सगुन में चार्ज लिया जाता वह चालू हो जाता। इसकी कमजोर नीति और कुटिलता से सभी परेशान। कॉलेज बंद हो गए, चाहे वो नगेड़ी हो या धारी। शिक्षा की दुर्दशा एक पनौती सबके चरणों में गिरती हुई।
अब हमारा संगठन एक उद्धारकर्ता की तलाश में है। मीडिया, जनता, छात्र कोसते धर्म नहीं। भजिया की कीमत पर भी सभी मोर्चों पर विफल। गुजराती भवन के वाड़ा मनोज जोशी को इस कविता के लिए 2 दिन के भीतर नोटिस मिला है, जिस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मौजूदा हालात की तस्वीर पेश की है। इसमें से कहीं भी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्रियल विभाग की ओर से एक पत्र मिला जिसमें लिखा है कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के परिनियम का उल्लंघन किया गया है और 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण को कहा गया। जूनागढ़ पुलिस पर पथराव के बाद आरोपियों की सरेआम पिटाई के मामले में जूनागढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध आरोपियों के घर पे तोड़फोड़ के अलावा सार्वजनिक रूप से पिटाई, यातना, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया गया है। जूनागढ़ में मजीदिया दरवाजा के पास एक दरगाह को अवैध बताने के लिए निगम द्वारा नोटिस जारी करने के मुद्दे पर पुलिस और कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद जूनागढ़ पुलिस ने पत्थरबाजों को सरेआम पिटाई की। इसे लेकर अल्पसंख्यक समन्वय समिति और लोक अधिकार संघ के संयोजक की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जूनागढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध आरोपी के घरों में तोड़फोड़ के अलावा सार्वजनिक रूप से पिटाई, यातना, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका दायर की गई है। कुछ दिन पहले जूनागढ़ में मजीदिया दरवाजा के पास एक दरगाह को निगम ने अवैध बताते हुए नोटिस दिया था। इसे लेकर लोगों में आक्रोश था। निगम की इस कार्रवाई का कुछ लोग विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई, जो बाद में झड़प में बदल गई, जिससे जूनागढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जूनागढ़ में पुलिस पर पथराव और मारपीट करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसमें खास तौर पर आरोपी द्वारा दरगाह के सामने खड़े होकर सरेआम कोड़े मारने और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने से लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। इसके अलावा पुलिस पर आरोपियों के घर में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया गया है। इन बातों पर जिक्र गुजरात हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में किया गया था। अल्पसंख्यक समन्वय समिति द्वारा दायर जनहित याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है और मामले पर 28 जून और बुधवार को विस्तार से सुनवाई होगी। स्टॉक मार्केट में 1500 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा। गुजरात का मास्टरमाइंड दुबई भागा। जैसे जैसे शेयर बाजार में निवेश के प्रति आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही बाजार में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। बाजार नियामक सेबी से हाल ही में ऐसी ही एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। 1500 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड गुजरात का हसीन शेख होने का खुलासा हुआ है। जैसे जैसे आम लोगों की शेयर बाजार में निवेश के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। बाजार में धोखाधड़ी भी बढ़ती जा रही है। नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में ऐसे ही एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि जालसाजों का एक समूह आम निवेशकों को थोक संदेशों और सोशल मीडिया के माध्यम से स्टॉक खरीदने के टिप्स देकर और शेयरों की कीमत मात्रा के साथ छेड़छाड़ कर पैसा कमा रहा था। मामले की जांच से पता चला कि मास्टरमाइंड 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी गुजरात का हनीफ शेख था। बाजार और स्टॉक में हेराफेरी के मामले में सेबी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। पिछले 4 वर्षों ने नियामक सेबी समय पड़े पंप एंड डंप स्टॉक मार्केट ऑपरेट के रडार पर था। अब ताजा अपडेट ये है कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड हनीफ शेख भारत से फरार है और दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। सेबी ने 135 कंपनियों की प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने की प्रतिबंधित कर दिया है और आम निवेशकों को ऐसे घोटालों से सावधान रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही सेबी ने इन संस्थानों में अलग तरीके से कमाए गए 126 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। जांच में यह पता चला है कि पूरे रैकेट के पीछे हनीफ शेख का नाम था, जिसे सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया है।
जालसाजों का यह गिरोह 3 डिवीजन में संचालित होता था। पीवी प्रभावित करने वाला, एसएमएस भेजने वाला और अपलोडर वे होते हैं जो अंत में शेयर बेचकर लाभ कमाते हैं। गिरोह ने 5 स्मॉल कैप शेयरों के हेराफेरी कर आम निवेशकों को चूना लगाया। सबसे पहले मूल्य मात्रा प्रभावित करने वाले नकली ट्रेडिंग के माध्यम से शेयरों में मूल्य और मात्रा बढ़ाते थे। इसके बाद गिरोह का दूसरा हिस्सा यानी थोक में मैसेज भेजने वाले आम निवेशकों को मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए यह शेयर खरीदने की सलाह देते थे। आम निवेशकों द्वारा खरीदी के बाद जब शेयर की कीमत बढ़ती थी तो गिरोह का तीसरा हिस्सा यानी अपलोडर पहले से जमा शेयरों को इसकी बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर पैसा बनाते थे। महंगाई की मार से रसोई से गायब हुआ टमाटर कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। देश भर में टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार पहुंचा। बाजार में टमाटर की भारी कमी पिछले कुछ दिनों से भारतीयों की जेब झुलसा रही है। खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 80 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि थोक कीमतें 65 से 70 रुपए प्रति किलो हो गया है। ऊंची कीमतों का कारण देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च तापमान, कम उत्पादन और देरी से हुई बारिश को माना जा सकता है। टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल जो मई से 10-20 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा था, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक की महंगाई की समस्याओं को बढ़ा दिया है। पिछले 2 दिनों से टमाटर की कीमतें 2 गुनी हो गई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में टमाटर की आपूर्ति कम हो गई। अब हम बेंगलुरु से टमाटर ले रहे हैं। टमाटर के जो पौधे जमीन में थे वे हाल ही बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली के एक व्यापारी कहते हैं कि तारों के सराहे लंबवत बढ़ने वाले पौधों को बचा लिया। चूंकि उस दौरान बाजार में टमाटर की कीमतें कम थी तो किसानों ने उसकी उतनी अधिक परवाह नहीं की, जिसके चलते उत्पादन पर असर पड़ा और कीमतें जरूरत से अधिक बढ़ गई। दिल्ली की बात की जाए तो टमाटर 80 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। पिछले 2-3 दिनों से रेट अचानक बढ़ गया। कीमत में यह अचानक बढ़ोतरी भारी बारिश के कारण हुई। प्रतापगढ़ का शातिर अपराधी मोहम्मद गुफरान पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। उस पर हत्या और डकैती समेत कई संगीन मामले दर्ज थे और उसके सिर पर 1.25 लाख का इनाम रखा हुआ था। कौशाम्बी के मंझनपुर के समदा चीनी मिल के पास यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मोहम्मद गुफरान नाम का अपराधी मारा गया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। कौशाम्बी जिले के समदा इलाके में आज सुबह 5 बजे हुई मुठभेड़ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में गुफरान मारा गया। एसपी कौशाम्बी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की। मुठभेड़ स्थल से 9 mm की एक कार्बाइन, 32 बोर की एक पिस्टल, अपेचे बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या, लूट, हत्यारे के प्रयास जैसे 7 मामलों में वांछित था। गुफरान और एडीजी प्रयागराज की ओर से गुफरान 1 लाख का इनाम था। सुल्तानपुर पुलिस की ओर से गुफरान पर 25,000 का इनाम था। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर जिले से गुफरान पर 13 से अधिक गंभीर मामले दर्ज किए गए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस और अपराधियों के बीच कौशाम्बी के थाना कोतवाली में समंदा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी और उस दौरान एक बदमाश गुफरान को गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ में बीते 24 अप्रैल को एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें गुफरान भी शामिल था। इस घटना के बाद पुलिस की कई टीम गुफरान की तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को गुफरान ने कौशाम्बी में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की मंगलवार को यानी आज के दिन MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल 1,500 पन्नों की चार्जशीट पर सुनवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले राउट एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम भी है। चार्जशीट से पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले।
वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ब्रिजभूषण पे जो रास्ता रोकने या पीछा करने का केस है वह 2012 का है। इसमें शिकायत करने वाली महिला पहलवान ने बताया था कि ब्रिजभूषण ने एक टूर्नामेंट के दौरान उसकी मां से बात की और उसे अपने कमरे में बुलाकर कस के गले लगाया। जब महिला पहलवान घर लौटी तो अलग अलग बहाने से कई बार उसकी मां के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। उसने ये भी दावा किया कि ब्रिजभूषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फोन नंबर तक बदलना पड़ा। हालांकि इन आरोपों को साबित करने के मामले में कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले हैं। बालिका पहलवानों के केस में पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें पुलिस ने पहलवानों के सीआरपीएस की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है। पुलिस ने कहा कि नाबालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। पहलवानों ने पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पे 5 फोटो सौंपी है। इसके अलावा और भी डिजिटल सबूत दिए गए हैं। उन्हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है। चार्जशीट में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 7 गवाहों ने पीड़ित नाबालिगा पहलवानों के आरोप का सपोर्ट किया है, बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं। ट्रायल के दौरान इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया की कुश्ती संघों ने उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज और फोटो देने को कहा है जहां महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अभी ये नहीं मिले, इनके मिलने पर पुलिस केस में सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी। उत्तर पश्चिम राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश, 2 दिनों में 7 राज्य के 30 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 150 रोड बंद। कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून लगभग पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। उत्तर पश्चिम राज्यों में 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई। उत्तर पश्चिम राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश, 2 दिन में 7 राज्यों के 30 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 150 रोड बंद। वहीं राजस्थान के उदयपुर में सोमवार रात एक घर ढह जाने की 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। कुछ दिन की सुस्ती के बाद मानसून लगभग पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। वहीं उत्तर पश्चिम राज्यों में 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई है। सोमवार को मानसून पंजाब और गुजरात से और आगे बढ़ा देश की पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी राज्यों में 5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटों में 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन में बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं से 7 राज्यों में 30 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 9 हिमाचल प्रदेश में, 6 मुंबई में, 5 राजस्थान में और 2 हरियाणा और पंजाब में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में करंट लगने से एक महिला की जान गई। हिमाचल के मंडी जिले से 48 घंटे में भूस्खलन की 2 घटनाएं सामने आई है। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 2 जगहों पर घंटों बंद रहा। इस रूट पर लगा जाम 20 घंटे बाद खुला। अब भी यहाँ 150 रोड बंद है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 102.5 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी ने जबरदस्त उछाल के साथ शुरू किया कारोबार। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 214 अंकों की बढ़त के साथ 63,184 पे तथा निफ्टी 58 अंक मजबूत होकर 18,749 पर कारोबार कर रहा है। कल हफ्ते के पहले दिन बाजार में पॉजिटिव संकेत देखने को मिलते थे, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने उछाल के साथ कारोबार शुरू किया है। सेंसेक्स 101 अंकों की बढ़त के साथ
1081 पर तथा निफ्टी 41 अंकों की मजबूती के साथ 18,706 पर बिजनेस कर रहा है। विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर मार्केट पर जबरदस्त भरोसा कायम है। इसके चलते वो बाजार में लगातार अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। शेयर बाजार की ओर से जारी अंकों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून से अब तक 30,600 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। उन्होंने देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता और मजबूत कॉर्पोरेट आय पर भरोसा जताया है। पॉजिटिविटी के आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई ने मई में इक्विटी में 43,838 करोड़ रुपए निवेश किए, जो 9 महीने में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा अप्रैल में 11,631 करोड़ रुपए और मार्च में 7,936 करोड़ रुपए था। इससे पहले जनवरी फरवरी के दौरान एफपीआई ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की थी। कोटक सिक्योरिटी के इक्विटी शोध प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि आने वाले वक्त में कोषों का प्रवाह अस्थिर हो सकता है, खास तौर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद। आंकड़ों के मुताबिक 1 से 23 जून के दौरान एफपीआई ने भारतीय शेयरों में शुद्ध रूप से 30,664 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।